नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा गिरफ्तार करा लिया गया। ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का अमेरिकी सेना द्वारा अपहरण है और इस पर मोदी सरकार खामोश है। सिर्फ मोदी सरकार ही खामोश नहीं है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी इस पर खामोश है। कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से इस घटना पर कोई भी बयान नहीं आया है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के खिलाफ भारत में अब तक सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का बयान आया है। सवाल यह है कि बीजेपी, मोदी और कांग्रेस अभी तक चुप क्यों हैं? अभी 2 घंटा पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिस पे बांग्लादेश को लेकर तो सवाल पूछे हैं, लेकिन वेनेजुएला पर कांग्रेस भी खामोश है। आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर आकर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ दिखाई पड़ते हैं खामोशी के मामले में? प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी इस वीडियो में सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सोचो, अगर वेनेजुएला जैसी हरकत अमेरिका भारत के साथ करे तब भी क्या भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस चुप रहेगी? वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमले के खिलाफ सभी भारतीय दलों और नागरिकों को खुलकर विरोध करना चाहिए। मोदी गैंग के लोग जिस बेशर्मी के साथ सीआईए प्रायोजित हमले का समर्थन कर रहे हैं, इससे यह तथ्य साफ है कि मोदी की प्रचार मंडली में अमेरिकी गुलामी कूट कूट कर भरी हुई है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी को। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के अपहरण के बारे में बातचीत करेंगे। आधुनिक विश्व में संभवतः ये मेरी जानकारी में ये पहली घटना है कि किसी राष्ट्रपति का अमेरिका के द्वारा अपहरण किया गया। कोई संघर्ष नहीं हुआ है जनता के साथ में, सेना के साथ में, बल्कि हुआ यह है कि 150 बमबरसक विमानों ने वेनेजुएला पर हमला किया और चारों तरफ से राष्ट्रपति निवास को घेर कर उन्होंने राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया। तो राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की किडनैपिंग ये एक बहुत जिसे कहें भयानक घटना है। ये दुर्घटना किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को किडनैप करने की जो कोशिश है, ये अपने आप में ये चीज दर्शाती है कि अमेरिका किस हद तक क्रिमिनल राष्ट्र के तौर पर अपना विकास कर रहा है। अमेरिका के अपराधों की एक लंबी फहरिस्त है जिसके गर्त में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन वेनेजुएला में जो उन्होंने किया है वो अपने आप में वो निंदनीय नहीं है, बल्कि किसी भी तरह से उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। भारत में एक पूरा का पूरा गिरोह है जो कि भगवा गिरोह है, जो सोशल मीडिया पर जम के वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के अपहरण के पक्ष में कसीदे पढ़ रहा है। ये वही लोग हैं जो सीआईए के इशारे पर भारत में सामाजिक और धार्मिक और राष्ट्रीय विभाजन के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका ने जो कुछ किया है वेनेजुएला के साथ, वो एक तरह से वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला है, वहां की जनता पर हमला है। वहां जो आवासीय इलाके थे उनमें जम के बमबारी की गई है। तमाम जितने भी सैन्य ठिकाने थे उन पर जम के बमबारी की गई है। इस राष्ट्रपति के अपहरण की घटना के जस्ट एक दिन पहले वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया था और उन पर अस्थिरता पैदा कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगा के उन्हें बंद किया था। लेकिन कुछ ही घंटों में ये तेजी से ये चीज बढ़ी और अमेरिकी जो बमबरसक विमान है उन्होंने पूरे के पूरे वेनेजुएला को घेर लिया। सब लोग जानते हैं कि वेनेजुएला जो है वो एक खाली देश नहीं है, बल्कि वो विश्व के कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है
ऑरिनोको बेल्ट में ये पूरा का पूरा कच्चा तेल वेनेजुएला में केंद्रित है और ये वैश्विक ऊर्जा के लिए कई दशकों तक मदद कर सकता है, इतना तेल है वहां। इसके अलावा वेनेजुएला में सोने के कोल्टन और आधुनिक प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रणालियों और भविष्य के उद्योगों के लिए जो महत्वपूर्ण खनिज संपदाएं हो सकती हैं, उनकी बड़ी विशाल खानें हैं। तो ये जिसे कहें कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए और पॉलिटिकल हेजेमनी के लिए ये खाने, इन पर कब्जा करना ये अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए ये राष्ट्रपति का अपहरण किया गया और जो बहाना किया जा रहा है कि नार्को टेररिज्म वेनेजुएला को लेकर, उसके बारे में मैं बहुत ही एक वाक्य में कहना चाहता हूं कि लैटिन अमेरिका में जितने भी ड्रग कार्टेल हैं, अगर मौका लगा तो कभी इस पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा कि जो ड्रग कार्टेल हैं उनमें से अधिकतर ड्रग कार्टेल CIA के द्वारा कल्टीवेट किए गए और संरक्षित कार्टेल हैं। अमेरिका को ड्रग्स की बहुत जरूरत है। ड्रग कार्टेल्स के बिना अमेरिका रह नहीं सकता। जो अफीम, कोकीन, हेरोइन, इनकी अमेरिका में जितनी जरूरत है उतनी जरूरत शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। और ये अफीम, कोकीन, हेरोइन, इनकी जरूरत और मांग ने ही अमेरिका को अफगानिस्तान पहुंचाया। बरसों अमेरिका अफगानिस्तान में रहा और उसके तालिबान के साथ में, उससे पहले मुजाहिदीनों के साथ में और दूसरे लोगों के साथ में उसके बहुत गहरे रिश्ते रहे, क्योंकि अफीम की बड़ी खेती अफगानिस्तान में होती है। सब लोग जानते हैं कि ये जो नशीले पदार्थ हैं, इन नशीले पदार्थों के बिना न तो यूरोप जिंदा रह सकता है और न अमेरिका जिंदा रह सकता है। तो बहुराष्ट्रीय ड्रग कंपनियों के लिए ड्रग कार्टेल और ड्रग इंडस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। जो बहुराष्ट्रीय ड्रग कंपनियां हैं जो कि नशीले पदार्थ बनाती हैं और जो बहुत सारी साइकिक ट्रीटमेंट की दवाएं बनाती हैं, उसमें वे ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं। और यूरोप का तो वो सबसे बड़ा संसाधन है जिसको कि सप्लाई अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देती हैं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सप्लाई देते समय कच्चा माल तो चाहिए। तो ये कच्चा माल जुगाड़ करने के लिए लैटिन अमेरिका के उन इलाकों को, उन देशों को टारगेट बनाया जा रहा है जहां पर कि ड्रग्स हैं और वहां पर ड्रग कार्टेल के तौर पर जो काम कर रहे हैं संगठन, वे सारे के सारे CIA संरक्षित संगठन हैं। वेनेजुएला में ड्रग्स पैदा नहीं होते। तो वेनेजुएला में जब ड्रग्स पैदा ही नहीं होते तो वो ड्रग टेररिज्म का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वेनेजुएला के पास में बड़े पैमाने पर कच्चा तेल है, सोने की खानें हैं, कोल्टन की खानें हैं, वहां ऐसे दुर्लभ धातुएं हैं और उनके पहाड़ हैं और खाने हैं जो कि आधुनिक सुरक्षा प्रणाली के लिए बेहद जरूरी हैं। इन सब चीजों का वेनेजुएला खजाना है और इस खजाने को लूटने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया गया और अपहरण के साथ साथ वेनेजुएला पर लगातार हमले किए गए। एक अन्य चीज है जो कि बहुत जरूरी है, जब से वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज की सरकार आई उसके बाद से वेनेजुएला के साथ में रिलेशन अमेरिका के टेंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूगो चावेज ने एक बड़ा काम किया। ह्यूगो चावेज ने यह काम किया कि उन्होंने जो तेल कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण किया और उन्हें सार्वजनिक कर दिया। अमेरिका यह नहीं चाहता कि तेल सार्वजनिक हो जाए। अगर तेल सार्वजनिक हो जाएगा तो अमेरिका फिर खाएगा क्या? अमेरिकी कंपनियां खाएंगी क्या?
और सारी दुनिया को जो ऊर्जा की आपूर्ति करने का दावा अमेरिका करता है, वो दावा कैसे करेगा? अमेरिका के यहां तेल पैदा नहीं होता, बल्कि अमेरिका दूसरों के तेलों को लूट के सारी दुनिया में अमेरिकी की तेल कंपनियां व्यापार करती हैं। उन्होंने इराक के साथ यही किया, उन्होंने गाजा में यही किया। गाजा में जो इतने बड़ा मैसेकर हुआ, अब आप सोचिए, ड्रग कार्टेल की वजह से राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया, ठीक? क्योंकि ड्रग्स से अमेरिकी नागरिकों के जीवन के लिए खतरा पैदा हो रहा था। मान लिया एक दिन एक बहस के लिए तर्क मान लिया, लेकिन गाजा में तो सरेआम नरसंहार किया गया, जिसमें कि 75,000 से करीब लोग तो मारे गए गाजा के रहने वाले। ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं। कई लाख लोग एकदम अधमरे कर दिए गए। तकरीबन 21 लाख लोग वहां से बेघर कर दिए गए हैं और वे एकदम दर दर के भिखारी बना दिए गए। कोई घर नहीं है जो गाजा का तोड़ा नहीं गया हो। इतना बड़ा नरसंहार जिसने किया हो, उसके साथ ट्रंप जो है पार्टी कर रहे थे नेतन्याहू के साथ में इजराइल में, और यहां वो मानवता की दुहाई देके उन्होंने राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, क्योंकि राष्ट्रपति उनके हिसाब से ड्रग टेररिज्म का एक तरह से नेटवर्क चला रहे हैं। राष्ट्रपति का क्या काम था यहां जिसकी वजह से उनका अपहरण किया गया? उन्होंने बड़ा काम यह किया कि जो तेल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों से लड़ने की उन्होंने कोशिश की, सरेंडर नहीं किया। और जो बैंकिंग प्रणाली वेनेजुएला की और जो सरकारी संस्थाएं अमेरिका के द्वारा टारगेट पर लाई गई थी, और टारगेट पर इसलिए लाई गई थी कि सरकार पर दबाव पैदा किया जाए कि सरकार सरेंडर करे। जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने के पहले उनसे बाकायदा कोशिश की गई कि वे डील कर लें। राष्ट्रपति ने डील करने से मना कर दिया। आप यहां से देखिए, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो एसेंशियली एक ड्राइवर थे। आपने सोचा है कि कोई ड्राइवर राष्ट्रपति हो? ह्यूगो चावेज ने उनको चुना, पहले सांसद बनाया, फिर विदेश मंत्री बनाया, और जब ह्यूगो चावेज की डेथ हो गई तो उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। मादुरो ने जब किसी भी किस्म के अमेरिकी दबाव के आगे सरेंडर करने से मना किया तो वेनेजुएला की आर्थिक नाकेबंदी की गई। वे तब भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। आर्थिक दबाव में भी सरेंडर नहीं किया। हमारे यहाँ तो आर्थिक दबाव में कोई भी लेन देन करने के लिए सरकार राजी हो जाती है, किसी भी किस्म की नीति मानने के लिए राजी हो जाते हैं। मैंने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर कि कांग्रेस ने अभी तक अपना स्टैंड नहीं लिया है निकोलस मादुरो को किडनैप किए जाने को लेकर। नरेंद्र मोदी ने अभी तक स्टैंड नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? यही पार्टियां हैं जो 90 आर्थिक उदारीकरण की अमेरिकी नीतियों के दबाव को उन्होंने मान लिया और सरेंडर कर दिया। चावेज ने नहीं माना, चावेज के बाद में मादुरो ने नहीं माना, वहां की जनता ने नहीं माना। तो यह हमला क्यों किया गया? और यह राष्ट्रपति को किडनैपिंग क्यों की गई? राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की किडनैपिंग इसलिए की गई कि जिससे कि अमेरिका अपने इस तेल के और बाकी जो संसाधन है उन पर कब्जे को वैध ठहरा सके। अमेरिका के पास अगर प्रमाण थे नार्को टेररिज्म के, तो प्रमाण वो सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं पेश किए उन्होंने? उनके पास प्रमाण थे तो वे विश्व अदालत के सामने अपराध के तौर पर वो केस क्यों नहीं पेश किया उन्होंने? वो सुरक्षा परिषद में बात नहीं करना चाहते,
वो संयुक्त राष्ट्र संघ में बात नहीं करना चाहते, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन तथ्यों को शेयर नहीं करना चाहते कि ये नार्को टेररिज्म के साथ में वेनेजुएला के राष्ट्रपति कैसे जुड़े हुए हैं। अब एक फेक केस न्यूयॉर्क की अदालत में चलाया जाएगा जिसमें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को दंडित करने की कोशिश की जाएगी। अभी भी वहां जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वे अमेरिका के दबाव को नहीं मानते और अभी भी हमारे देश के राष्ट्रपति मादुरो ही हैं। आखिरी चीज और बहुत जरूरी चीज, वेनेजुएला एक बहुत छोटा सा देश है लेकिन संसाधनों की दृष्टि से बहुत विशाल देश है। आज उसकी संप्रभुता पर अमेरिका ने हमला किया और यह पैटर्न लगातार अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित किया है। अमेरिका के तकरीबन 750 से अधिक सैन्य अड्डे हैं सारी दुनिया में और वे सैन्य अड्डे सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि कहां किस देश की संप्रभुता को नष्ट किया जाए। हमारे यहां कुछ लोग हैं ऐसे जो फेसबुक पर लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा हो अगर पाकिस्तान पर हमला बोल दे अमेरिका। अरे पाकिस्तान पर हमला बोल दे अमेरिका, जिसकी ये कामना कर रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोला तो था। क्या अमेरिका लोकतंत्र ला पाया वहां? किसकी मदद हुई उससे? अमेरिका के अफगानिस्तान में रहने से मदद हुई तालिबानियों की। तालिबान और आतंकवादी और ज्यादा मजबूत हुए और अमेरिका वहां से दुम दबा के भागा। सारा सामान, सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ छोड़ के भागे। जनता में लोकतंत्र का वायदा किया गया था ना। इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई गई, पूरे के पूरे इराक को एकदम तहस नहस कर दिया गया। अमेरिका के द्वारा इराक में लोकतंत्र की स्थापना हुई नहीं। आज क्या स्थिति है? तकरीबन 30 लाख से अधिक इराकी विस्थापित की तरह दूसरे देशों में रह रहे हैं। पूरा इराक जो एकदम सुंदर सोने जैसा देश था उसे मिट्टी के ढेर में कन्वर्ट कर दिया। और वहां किसका कब्जा है? वहां तमाम किस्म के इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों का कब्जा है। आईएसआई का कब्जा है वहां और दूसरे अलकायदा जैसे संगठनों का कब्जा है। अमेरिका जहां गया वहां उसने टेररिज्म को छोड़ा और आतंकवादियों को छोड़ा। सीरिया में उन्होंने यही किया। सीरिया में उन्होंने प्रवेश किया इसलिए कि वहां लोकतंत्र लाएंगे। आज वहां का सीरिया का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वह व्यक्ति है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम अमेरिका ने घोषित किया हुआ था आतंकवादी के तौर पर। तो ये कहना और ये सोचना कि अमेरिका जहां जाता है वहां वो जनतंत्र लेकर जाता है, ये मिथ है, ये प्रोपेगेंडा है। अमेरिका ने कहीं पर भी लोकतंत्र स्थापित नहीं किया। अमेरिका लगातार लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर जनता को भड़का के सत्ता हथियाना और राष्ट्र की संप्रभुता को नष्ट करना, इसका काम करता रहा है। और यह काम उसने अब वेनेजुएला में किया है। और नजर किस पर है? नजर है संसाधनों की लूट पर। ये जो ट्रम्प साहब है, ये ट्रम्प साहब जैसे हमारे यहां मोदी साहब हैं, इनकी बैकबोन है कौन? अदानी अंबानी। ट्रम्प साहब की बैकबोन है हथियार बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां। वे रिपब्लिकन पार्टी की सबसे बड़ी फाइनेंसर है और रिपब्लिकन पार्टी जब से सरकार में आई है तब से लगातार सारी दुनिया में हथियारों की दौड़ तेज हुई है। अमेरिका के हमले तेज हुए हैं, आतंकी हमले तेज हुए हैं और हथियारों की बिक्री तेज हुई है। भारत पर भी दबाव है। जब से ट्रम्प साहब आए हैं भारत ने तेजी से अमेरिका से खूब हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं, जिससे मोदी जी चाहते हैं कि मोदी और ट्रम्प की दोस्ती बनी रहे। ये दोस्ती नहीं है। अफसोस की बात है, जो आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, यह कि भारत की विदेश नीति इसके पक्ष में थी कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला होता है तो हम उसका विरोध करेंगे। आज वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला हुआ है, वहां के चुने हुए राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया। आप कल्पना कीजिए अगर आपके यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को किसी भी आरोप पर अमेरिका किडनैप कर ले और जेल में भर्ती कर दे और केस चलाए न्यूयॉर्क में, आप एक्सेप्ट करेंगे?
हमने बार बार इस बात पर जोर दिया है, भारत का बार बार इस बात पर जोर रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद में वह रास्ता छोड़ दिया गया कि हम प्रत्येक राष्ट्र की राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के प्रति कमिटेड हैं। नरेंद्र मोदी ने गाजा की जनता की, फिलिस्तीन की जनता की संप्रभुता की रक्षा के पक्ष में खड़े होने से एकदम इनकार कर दिया। दो टूक शब्दों में इजराइल की और अमेरिका की उन हमलों के लिए निंदा नहीं की। अब वे पुनः वेनेजुएला में अपनी अमेरिकी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि एकदम निंदनीय है। किसी भी कीमत पर भारत सरकार अपने इस रुख को बदले। अभी वो साइलेंट हैं, खुल के बोलना चाहिए। क्या दिक्कत है बोलने में? क्यों हाथ पैर कांप रहे हैं बोलने से? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे और उनके विदेश मंत्री क्यों नहीं बोल रहे कि नहीं, वेनेजुएला में जो हुआ है उसके हम दो टूक शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पुनः वापस वेनेजुएला भेजा जाए। अभी तक स्टेटमेंट नहीं है। हम देखना चाहते हैं सुरक्षा परिषद में क्या स्टैंड लेते हैं वो। ये जो अमेरिकी भक्ति का जो पाखंड चल रहा है उसका एक दूसरा बिंदु है, वो हम ये चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को सुलझा लिया जाए। ये जो शांतिपूर्ण तरीके से मसले को सुलझाने का मतलब है अमेरिका की शरण में रह के आप फैसला लें। इसकी पूरी संभावना है कि यही लैंग्वेज सुरक्षा परिषद में भारत की तरफ से ली जाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एक संप्रभु राष्ट्र की विदेश नीति को रिप्रेजेंट करने वाला विशाल भारत आज एक छोटे से देश पर जब अमेरिका ने हमला किया है तो उसकी वो दो टूक शब्दों में निंदा नहीं कर रहा है। और उसके जो निर्लज्ज अमेरिका के समर्थक हैं, दुर्भाग्य से वे सब लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उन्हें मालूम नहीं है लैटिन अमेरिका कहां है और वेनेजुएला कहां है, लेकिन वे सिर्फ इस बात से खुश हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक राष्ट्रपति को किडनैप करके उठा लिया है और वहां पर हमला कर दिया है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर यह दुर्घटना खुदा न खास्ता उनके साथ हो तो कैसा परिणाम निकलेगा। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, गुजरात के दंगों के कारण नरेंद्र मोदी की यात्रा ब्लैक लिस्टेड थी अमेरिका में। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही वो अमेरिका जा पाए। मुंह से आवाज नहीं निकली थी इन लोगों के। राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना अपनी और दूसरे देश की, यह भारत की विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा रहा है और इस चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार